Hello viewers, I'm Khalil Ahmed. Mutual fund sector is an integral part of the financial ecosystem not only in Pakistan but in the entire world. And to discuss all this, I am joined by Mr. Mohammad Shoaib, Chief Executive Officer of Lucky Investments Limited. Welcome to the show. Thank you Khalil sir. You're most welcome. So let's get started with the scenario in Pakistan as far as Islamic financing is concerned, and particularly mutual funds evolution in Pakistan. We know that it was way back in 1996 that the first private asset management company, I presume Abamco, made its venture. And prior to that, there were just government-run NIT plus. So how different now do you see the mutual fund industry today vis-a-vis 1996? जी अस्सलाम वालेकुम आदरीन. Alex. देखें, there have been a lot of changes in the industry over the years. जब हम 1995-96 की बात करते हैं, as you rightly said, there were only mutual funds in the public sector. There was no private sector. After that, private sector came into the market. And obviously जब private sector आता है तो बहुत सारी changes भी आती हैं, बहुत सारी innovations भी आती हैं. Exactly. तो लेकिन जो सही इनोवेशन आई जो है वो तकरीबन 2000-2001 के बाद आना शुरू हुई इनोवेशन. एंड देयर वर टू टाइप्स ऑफ इनोवेशन व्हिच टुक प्लेस. फर्स्ट इनोवेशन वाज दैट इन 2003 Al Mizan started its first Islamic asset management company in Pakistan. And prior to that, there was no Islamic financing kind of thing in mutual funds. There were no Islamic funds as such. There was no Islamic asset management company. तो ये पहली दफ़ा हुआ कि एक कॉन्सेप्चुअली लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुई कि नॉट एवरी फंड इज़ इस्लामिक. उससे पहले लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं थी. तो एक तो ये पहली चीज़ हुई. दूसरी चीज़ ये हुई कि इससे पहले जो फंड्स थे अनटिल 2000 के करीब वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट फंड्स थे. सो Equity funds. सो पीपल वर थिंकिंग दैट इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड इज़ लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. क्योंकि NIT का भी वही फंड था, स्टॉक मार्केट फंड था, ICB का भी स्टॉक मार्केट फंड था. इसमें फिर रिस्क का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था. रिस्क का एलिमेंट था. तो लोग कहते थे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रिस्क नहीं लेना चाहते. बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रिस्क कवर्स होते हैं, जाहिर है नॉट एवरीबडी इज़ रिस्क टेकर. तो जाहिर एक लिमिटेड स्कोप था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का. जब ये इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड आना शुरू हुए, सबसे पहले बैलेंस फंड आए, फिर इनकम फंड आए, फिर मनी मार्केट फंड आए, फिर फिक्स रेट फंड्स आए. तो इस तरह से डिफरेंट फंड्स की कैटेगरी आती है. तो ये इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स. दिस वाज अ बिग इवॉल्वमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. तो जो इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स थे, उनका फिर फोकस क्या एक्विटी फंड्स से हटकर मनी मार्केट फंड्स में गया या क्या सिनेरियो क्या था? नहीं, देखें, मार्केट की जो म्यूचुअल फंड की मार्केट है उसकी ग्रोथ में एज आई सेड टू फैक्टर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वन इज़ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच वाज के भाई सिर्फ पहले जो आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वही सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था. अब इसके अलावा जब मनी मार्केट फंड आ गए तो वो आदमी जो बैंक में पैसा रखता है वो भी म्यूचुअल फंड में आना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी एपिटाइट रिस्क की नहीं थी. वो चाहता था कि स्टेबल इनकम चाहिए. अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेना कि उस ज़माने में टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टर्स थे वो तकरीबन 3-4 लाख थे. ये 3-4 लाख ही थे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क ले सकते थे. और उसके बाद अब माशाल्लाह से इन्वेस्टर्स जो है तकरीबन मिलियन प्लस हो गए. लेकिन जो इस तरह से आप देखें स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो 3-4 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं. जी एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं. और जो अब आप देखें जो बैंक के जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं दे आर 60 मिलियन इन पाकिस्तान. तो किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बड़े लार्ज AUMs होते हैं वो जाहिर है कि लो रिस्क प्रोडक्ट्स में होते हैं, जो कि मनी मार्केट होती हैं या इनकम फंड्स होते हैं. तो ये सेगमेंट पाकिस्तान में मिसिंग था पहले, जो कि थोड़ा देर से आया. ट्रेडिशनली जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दुनिया में ग्रो करती है वो पहले मनी मार्केट फंड वहाँ से ग्रो करती है, फिर इक्विटी फंड की तरफ जाते हैं. हमारे यहाँ चूँकि इंस्ट्रूमेंट्स की डर होता है कि जी पैसे न डूब जाए, राइट. और दूसरी बात ये है कि 2007 तक तो पाकिस्तान में इस्लामिक के लिए मनी मार्केट फ़ंड के लिए कोई इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो पहला सुकूक लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो 2007 में किया है. उससे पहले तो कोई मनी मार्केट फ़ंड का या इनकम फंड का कॉन्सेप्ट भी नहीं था. और अल मीज़ान ने पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया व्हेन आई वाज देयर CEO. तो वहाँ से फिर हमने इसको माशाल्लाह से ग्रो किया. और एंड यू वर द CEO फॉर अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट फॉर हाउ मेनी इयर्स, राइट? जी, एक्चुअली आई सर्व्ड द AMC, my former employer, for about 29 years. And you were the founder CEO? I was the founder CEO. So obviously when I took over as the CEO of the company, there were no assets under management.
and we were one of the smallest asset management company in Pakistan. And mashallah, when I left last year in 2024, it had become the largest asset management company in Pakistan. और उसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जीरो से वो तकरीबन क्लोज टू 500 बिलियन पे पहुंच चुके थे माशाल्लाह से। और इंडस्ट्री जो टोटल एसेट मैनेज करी वो कोई 3 ट्रिलियन रुपीस प्लस है, राइट? अभी तकरीबन क्लोज टू 3.8 ट्रिलियन है, लेकिन जब मैंने अगेन जब मैंने मीज़ान से एग्ज़िट किया था लास्ट ईयर तो वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन था। तो मीज़ान का जो मार्केट शेयर था इट वाज क्लोज टू अबाउट 20% इन द इंडस्ट्री। आई अंडरस्टैंड इट। अच्छा, इक्विटी फंड्स ज़ाहिर है उसमें लोग बाय लार्ज ये समझते हैं कि जी इक्विटी फंड का मतलब है कि हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो फिर जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, म्यूचुअल फंड्स मैनेजर होते हैं, या फिर जो डिवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आता है फिर इक्विटी फंड्स में? नहीं, इक्विटी फंड में डाइवर्सिफिकेशन इसलिए आता है ना कि एक आम आदमी जो है ज़ाहिर है चाहे वो जितना भी टाइम निकाल सके टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, अनलेस इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ दैट। आप एक जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह से, आप ज़ाहिर है आपका कोर काम जर्नलिज्म है, ठीक है। एक लॉयर है, उसका कोर काम लॉयर है, लीगल है। अगर डॉक्टर है, उसका मेन काम डॉक्टरी की प्रोफेशन है, वो अपने टाइम में से एक बहुत थोड़ा टाइम ही निकाल सकता है किसी और प्रोफेशन के लिए, किसी हॉबी के लिए। और अगर उसको इन्वेस्ट करने का शौक़ है तो ज़ाहिर एक बहुत थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर सके, उसको एक्टिवली मैनेज कर सके। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज ये है कि ये जितने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो अपने डिफरेंट प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट करें, उसके पास वो अपने अपने एरियाज़ में एक्सपर्ट हैं। जब वो इन्वेस्टिंग की बात आती है तो दे कम टू द प्रोफेशनल हु आर द फंड मैनेजर्स एंड वो मैनेज द म्यूचुअल फंड। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, चूँकि हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, डिवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का एलिमेंट तो ज़ाहिर है ऐसा है कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आजकल हम सब जानते हैं कि डिजिटल एसेट रेवोल्यूशन का बूम है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो क्रिप्टो यूजर्स की तादाद कोई 560 मिलियन तक पहुंच गई है। पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल लॉन्च किया है। तो इन द डेज टू कम पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स में टेक्नोलॉजी का और क्रिप्टो करेंसी का एलिमेंट किस हद तक सिग्निफिकेंट होगा? देखें, टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। और अगर आप देखें कि ये प्रोग्रेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है। अगर आप बैंक्स की बात करें तो देखें जो पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल बैंक है वो सारे ब्रिक एंड मोर्टर फिजिकल बैंक थे, लेकिन अब ऐसी स्टेट बैंक ने 5 लाइसेंस इशू किए हैं डिजिटल बैंक्स के। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी एक लिमिटेशन जो है ना, पाकिस्तान की माशाल्लाह 240 मिलियन की पॉपुलेशन है और इस वक्त जो रीच जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की है वो बहुत लिमिटेड है, 1 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं। तो इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू गो बियॉन्ड दिस 1 मिलियन इन्वेस्टर्स, मेक इट 20 मिलियन। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि इंडिया में उसके ऊपर बहुत प्रोग्रेस की है। इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से शायद 5 गुना या 6 गुना है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 140 टाइम्स है। पाकिस्तान में 1 मिलियन इन्वेस्टर हैं, इंडिया में 148 मिलियन। फाइनेंशियल लिटरेसी का एलिमेंट, अवेयरनेस एंड रीच, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। और हमने जो अब लकी इन्वेस्टमेंट्स जो माशाल्लाह अभी हमने लॉन्च की है, तो हमारा फोकस यही है कि वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन अवेयरनेस एंड रीच थ्रू टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा फोकस है। सो हाउ डिफरेंट वुड लकी इन्वेस्टमेंट बी vis-a-vis द अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान? जी देखें, बात यह है कि क्योंकि लकी ग्रुप का तो बाय एंड लार्ज जो यूनिस ब्रदर्स का ज़्यादातर जो फोकस हो तो मैन्युफैक्चरिंग पे है। जी एक्चुअली दिस ये आप सही कह रहे हैं कि लकी ग्रुप इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन पाकिस्तान एंड दे हैव अबाउट 30 डिफरेंट कंपनीज। दे आर इन अबाउट नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग केमिकल, सीमेंट, पावर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन। They are number and they are also in export markets as well. लेकिन ये पहली दफ़ा ये है कि उन्होंने एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में कदम रखा है और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक नया जो है ना बेसिकली इसके ऊपर पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक नया वर्टिकल जो है वो खड़ा कर रहे हैं और इंशाल्लाह और भी फाइनेंशियल सेक्टर में चीज़ें लाएंगे। लेकिन जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्चुअली हम 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। एक तो ये कि जाहिर है कि ये भी कंपनी जिस तरह मेरा फोकस रहा है इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट पे, इट विल बी 100% इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, वी विल बी लेवरेजिंग अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी। अब जो दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ज़ाहिर है उनके अपने पुराने सिस्टम प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम चूँकि वी आर मेकिंग अ न्यू स्टार्ट, तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम डिजिटल पे जितना फोकस करना चाहिए उतना हम कर सकेंगे। वी डोंट हैव एनी लेगेसी। आई थिंक द थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अदर्स, कि हाँ वी विल बी प्रोवाइडिंग कंप्लीट 360 डिग्री वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन टू अवर क्लाइंट्स।
जो दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनका फोकस ये है कि वो अपने फ़ंड को ही सिर्फ मार्केट करती हैं और उनको ही कहते हैं कि ये हमारा फ़ंड है, आप ख़रीद लें। ये बड़ी एक हार्ड सेल होती है। हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस ये है कि जहाँ इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टर को दी जाएगी। चाहे वो हमारे शेल्फ में मौजूद है तो हम हमारी प्रोडक्ट देंगे, हमारी प्रोडक्ट नहीं मौजूद है तो किसी और एमसी की प्रोडक्ट है, किसी तकाफुल की प्रोडक्ट है, किसी इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है, जो भी इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जो भी प्रोडक्ट है हम इन्वेस्टर को देंगे। तो वी विल प्रोवाइड अ कंप्लीट 360 डिग्री वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन टू अवर क्लाइंट्स, जो पाकिस्तान में किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आज तक इसके ऊपर फोकस नहीं किया है। राइट। अगर हम बाय लार्ज देखें तो ये समझा जाता है, ये कॉमन परसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो, इसलिए कि इन्फ्लेशन की हेजिंग तो हर बंदा ही चाहता है। एक तो कि जब इन्फ्लेशन का एलिमेंट हो, जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो तो लोग फिर कहते हैं कि जी म्यूचुअल फंड्स में जाएं, या फिर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हो, या फिर एक और भी कॉन्सेप्ट बाय लार्ज ये समझा जाता है कि जी अगर हम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं उनका बेसिकली अगर हम एक्सपर्टीज इस्तेमाल करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो सकता है। तो की इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, और साथ ही साथ अगर रुपी स्टेबिलिटी ना हो तो भी लोग क्या म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ते और प्रॉस्पेरिटी तभी आती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुल्क में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है कोई भी इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए। म्यूचुअल फंड आर नॉट डिफरेंट। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस तरफ बड़ी तेज़ी से गामज़न है। दूसरी बात यह है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल सेविंग होनी चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए जिसको वो सेव कर सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक पैसा आपने रखा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, एवरी डे डेट 1 लाख रुपए इज़ लूजिंग वैल्यू। अगर 1 लाख रुपए से पहले आप सैमसंग का कोई फ़ोन ख़रीद सकते थे, 1 साल बाद जब आप ख़रीदने जाएंगे तो 1,20,000 का मिलेगा। यानी उसका मतलब है कि 1 साल बाद अपने आप को डाउनग्रेड करने पड़ेगा। आप 1 लाख वाला फ़ोन नहीं खरीद सकेंगे, आपको 80,000 का फ़ोन खरीदना पड़ेगा। परचेजिंग पावर इरोड होती है। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात हो गई कि परचेजिंग पावर को अपने आप को सिक्योर करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ म्यूचुअल फंड। क्योंकि आप देखें कि बैंक्स ट्रेडिशनली फोकस करते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा करंट अकाउंट में रखे ताकि उनको कोई रिटर्न ना देना पड़े। ये वही सिचुएशन है कि 1 लाख रुपए मैंने बैंक में रखे थे, करंट अकाउंट में 1 साल बाद वो 80,000 रह गए, उसकी वैल्यू जो परचेजिंग पावर 80,000 रह गई। लेकिन अगर मैं उसको म्यूचुअल फंड में रखूँगा तो 1,15,000 1,20,000 हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो मेरी परचेजिंग पावर इंटैक्ट रहेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब मैंने अपने ज़ाहिर अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स करनी है, तो मुझे ये देखना है कि अगेन 1 लाख रुपए जो आज मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है और हर महीने लेट से मैं 1 लाख रुपए सेव करता हूँ, तो एंड ऑफ द डे जब वो 15 साल में मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा होगा, 16 साल में, तो उस वक्त उसकी परचेजिंग पावर कितनी होगी। अगर मैंने उसको अप्रोप्रिएटली इन्वेस्ट नहीं किया तो वही पहले 1 लाख का जो हाल हुआ था कि 80,000 हो गए, यही हाल पूरी सेविंग का होगा। और इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। हर साल आप देखें, अगर आप 10% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में या 9% इन्फ्लेशन है, विच इज़ द लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, हर साल 10% ऑफ द वैल्यू लूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपए रखे और 10 साल बाद उसको देखा तो शायद उसकी वैल्यू 10,000 रुपये रहेगी। तो अगर फॉर इंस्टेंस डिस्काउंट रेट की बात करें, जी, डिस्काउंट रेट जैसे कि 22% से अब कम होकर 12% तक आ गया, तो इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे क्या एडवर्स इम्पैक्ट है? नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सिर्फ जो पॉलिसी रेट के हिसाब से नहीं चलती। ज़ाहिर है मनी मार्केट फ़ंड है, उसके हिसाब से चलते हैं कि मनी मार्केट फ़ंड में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया कि 22% से जो पॉलिसी रेट है वो 12% पे आ गया है। दैट्स पॉजिटिव। लेकिन अगर आप देखें तो वो ज़ाहिर है वो भी 22% भी सस्टेनेबल नहीं था, और अभी जो इन्फ्लेशन हमारा जो 3-4% पे आ गया वो भी सस्टेनेबल नहीं है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें, क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको 10 साल से 15 साल का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। वहाँ हमारा इन्फ्लेशन तकरीबन 9-10% के करीब है। सो एवरी ईयर इफ़ यू वांट टू सेव, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लूजिंग दैट 10% ऑफ द वैल्यू एवरी ईयर, देन यू शुड इन्वेस्ट इन लाइक लॉन्ग टर्म फंड विच आर स्टॉक फंड्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपको जो आप बेसिकली आप यही कह लें कि इस तरह की मैं सिंपल सी मिसाल दूँ, जब आप स्टॉक मार्केट में या स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक कारोबार में पार्टनर या शराकतदार बन जाते हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना कि बिज़नेस जब कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाता है तो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देते हैं और कंज्यूमर मारा जाता है।
आप अपने रोल को जब आप सेव करते हैं तो अपना रोल चेंज करते हैं फ्रॉम कंज्यूमर टू इन्वेस्टर एंड फ्रॉम कंज्यूमर टू शेयर होल्डर। अगर आपने एक कंपनी में, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में, एक मोबाइल फ़ोन कंपनी में, एक सीमेंट कंपनी में आज आपने उसके शेयर ख़रीद लिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो जाहिर है कि जब कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ेगा तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ाएगा, right. तो आपको भी उसका बेनिफिट होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं और आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा कि मनी मार्केट है, वो बिल्कुल लो रिस्क है। ये आपको अगर 1 साल के लिए आपने पैसे रखने हैं, 6 महीने के लिए रखने हैं, उसका जो परचेजिंग पावर अगर इंटैक्ट रखना है तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक वाले म्यूचुअल फंड हैं जो इस्लामिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके 3 साल, 5 साल, 10 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए दे आर द बेस्ट व्हीकल। अच्छा, महंगाई जहाँ ये 30% से ज़्यादा थी, अब ये 2%, 3% पे, तो इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड सेक्टर पे क्या? इसका इम्पैक्ट देखें इस तरह से होगा कि अब जो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है कि ये पैसा जो है मनी मार्केट फंड से निकलेगा और निकलना शुरू हो चुका है, और जाहिर है ये फिर स्टॉक मार्केट फंड की तरफ जाएगा और ये कन्वर्जन ऑलरेडी शुरू हो गया, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन था वो बहुत हाई था, जिसकी वजह से जो रिटर्न ऑन मनी मार्केट फंड वाज वेरी हाई। नाउ दैट रिटर्न इज़ नो मोर ल्यूक्रेटिव। तो लोग अब कह रहे हैं कि अब चूँकि कंट्री में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, करेंसी की भी स्टेबिलिटी है, तो अब लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो स्टॉक फंड होते हैं या पेंशन फंड होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें लोग अब पैसे जो है ज़्यादा इन्फ्लो होगा कंपेयर टू मनी मार्केट। राइट। और अगर हम करेंसी स्टेबिलिटी की बात करें कि रुपये अगर 278, 279 पे था, अगर फॉर इंस्टेंस इसमें वॉलेटिलिटी आती है, अगर रुपये की वैल्यू इरोड होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा म्यूचुअल फंड सेक्टर पे और इन्वेस्टर्स पे? देखें, रुपये की जो इरोजन का जो फैक्टर है ना, वो देखें सारी करेंसीज जो है ना ज़्यादातर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल पे चलती हैं। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ करेंसी की डिवैल्यूशन 5% इज़ अ नॉर्मल। अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म, अगर आप देखेंगे 20, 25, 30 साल का सिनेरियो देखेंगे हिस्ट्री में, तो पाकिस्तान की करेंसी 4-5% जो है ना हर साल वैल्यू लूज़ करती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो इरोजन जो पिछले 2 सालों में हुई बहुत सब्सटैंशियल हुई, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। अब ये अगर 4-5% तक इरोजन होती है तो मैं समझता हूँ इट्स अ हेल्दी इट कीप्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव एंड इट प्रोवाइड सम कुशन अगेंस्ट द एक्सेसिव इंपोर्ट्स। तो ये मेरे ख्याल में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपकी करेंसी 5% लूज़ करती है और आपको जो स्टॉक मार्केट इस्लामिक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो आपको साल का 18 से 20% रिटर्न देता है, तब भी आप 13% पॉजिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू कीपिंग योर मनी इन द डॉलर, जो कि आपको 5% का बेनिफिट देगा, और अगर आप स्टॉक फंड में रखेंगे तो 18 से 20% का बेनिफिट देगा। आई अंडरस्टैंड। इन द एंड अगर लकी इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसे स्टेप जो आपने क्राफ्ट किए हो कि जिस को हम कह सकते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट कंपनी, दिस म्यूचुअल फंड कंपनी, दिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट? खलील साहब, ये तो सारे बिजनेस सीक्रेट्स आप मुझसे पूछ रहे हैं आज, तो it will not be appropriate for me to tell now. So number one, of course, आपका फोकस टेक्नोलॉजी पे है। जी, मैंने वही कहा कि टेक्नोलॉजी पे फोकस है, वेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस है, डिजिटाइजेशन पे फोकस है, और इंशाल्लाह ताला वी विल बी यूजिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वी विल बी इंक्रीजिंग आवर आउटरीच थ्रू टेक्नोलॉजी। और इसमें हम डेफिनेटली आजकल जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से AI और रोबो एनालिटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रोबो एडवाइजर्स का बड़ा रोल है। तो आई थिंक वन ऑफ द एडवांटेजेस, एज आई सेड, दैट इट्स अ वेरी लीन कंपनी। वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वी हैव जस्ट वन ऑफिस एट द मोमेंट। हमारे सारे प्रोसेसेस और सिस्टम प्रोसेस नए बन रहे हैं। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, देखिए ना, आपका इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस है, आप मुफाप में भी यू हैव बीन द, आई हैव बीन द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज वेल, राइट? तो फिर अगर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा बैठा हुआ हो तो वो तो ज़ाहिर है इट इज़ फॉर श्योर कि ये कंपनी विल बी डूइंग ट्रेमेंडस जॉब इन द डेज टू कम। It is much easier for actually to move towards technology when you are small. When you become a big company, then you have to change the process. Everything takes time. कल्चर चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने टीम बनाई है वो ऐसी टीम बनाई है, यंग प्रोफेशनल्स की टीम बनाई है जो आर वेरी फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। तो आप देखेंगे कि जो इन द टाइम्स टू कम के इंशाल्लाह जिस तरह से कंपनी प्रोग्रेस करेगी। एंड यू राइटली सेड, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एंड लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स इन द कंट्री। फिर इंडस्ट्री की नो हाउ, ऑफ कोर्स एक कंपनी को आपने फ्रॉम से स्क्रैच टू नंबर 1 कंपनी बना दिया, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो मैटर करती हैं। जी, सो दिस जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स हियर, इंशाल्लाह वी आर लॉन्चिंग आवर फर्स्ट फंड फ्रॉम 7th of April। मनी मार्केट फंड हम लॉन्च कर रहे हैं 7th April 2025। यस, इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 days। तो पहला फंड हमारा जो है वो 7th April से लॉन्च हो जाएगा, और इंशाल्लाह हमारा स्टॉक फंड जो है
और income fund they are also in the pipeline. They will also be launched by end of this month, and inshallah sometime in May and June, inshallah most likely in May we will come with the fixed return fund and pension fund also. So we will have a complete, very quickly we will be penetrating the market, inshallah. I understand. Shoaib Sahib, it's really wonderful talking to you. Thank you so much for coming over. Thank you very much, Khalid sir. Thank you. Well, viewers, that's it for now. Thank you so much for watching.